Kamala Harris was losing from the very start. Leads 19 electoral college votes. Donald Trump swept all 7 swing states. ये मैप है 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का। इसमें जो रेड स्पॉट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं और जो ब्लू स्पॉट्स हैं वो कमला हैरिस ने। ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप विनर रहे हैं और अगले यूएस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और इतने बड़े मार्जिन से वो जीते हैं कि खुद इनके ही फॉलोअर्स को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप अनएक्सपेक्टेडली जीत कैसे गए। एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट मल्टीपल सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस हैं, कई सारे सिविल केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, जेल जाने की नौबत उनकी एक बार आ चुकी थी, उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और दूसरी तरफ इनकी अपोनेंट है कमला हैरिस, जो इंडियन ओरिजिन की हैं, जिनकी मदर चेन्नई में रहती थी, वो पीएचडी करने यूएसए गई, वहीं बस गई और कमला हैरिस का यूएसए में जन्म हुआ। अब देखिए, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से हमारा क्या लेना देना है, हमको क्या फर्क पड़ना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसी वैसी कंट्री नहीं है, ये कंट्री है यूएसए, जो पूरे वर्ल्ड पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालती है, इंक्लूडिंग इंडिया। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड के डिफेंस सिस्टम्स पर, यूनाइटेड नेशंस पर, वर्ल्ड बैंक पर, वर्ल्ड के फाइनेंसेस पर, स्पेस पर, सभी जगह पड़ता है। और यूएसए का अगला प्रेसिडेंट होगा कौन, इससे इंडिया पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। हो सकता है कमला हैरिस जो इंडियन ओरिजिन की हो वो हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल हो, या डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल हो। तो आज के वीडियो में चलिए इसी बात पर डिस्कस करेंगे और ज्ञान थोड़ा बढ़ाते हैं, यूएसए के इलेक्शन सिस्टम्स को समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बारे में जानते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझते हैं और ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। मगर उससे पहले एक काम की बात, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी तरह का एग्जाम हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT जेईई का एग्जाम, यूपीएससी का, गेट का एग्जाम, और इनको देकर क्रैक करके मैंने ऐसी कई सारी चीजें समझी हैं जो एग्जाम को देने में आपको बहुत हेल्प करेंगी और आई विश कोई मुझे पहले बता देता। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस लाइव जूम पर आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें सीट्स लिमिटेड होंगी, इंटरेक्टिव होगा, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पिंड कमेंट में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूएसए के इलेक्शंस की कहानी। तो चलिए सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर से ये इंडिया जैसा दिखता है मगर अंदर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के साथ कंपेयर करते करते समझेंगे। इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसी तरह यूएसए में होती है कांग्रेस। अब यहाँ पर यूएसए में कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जैसे इंडिया में कांग्रेस है। यूएसए की कांग्रेस का मतलब है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आगे जब मैं यूएस कांग्रेस बोलूं तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट ही समझिएगा। अब जैसे इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही यूएस कांग्रेस के अंदर 2 हाउसेस हैं। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा की तरह है थोड़ा थोड़ा, और दूसरा है सेनेट जो राज्यसभा की तरह है थोड़ा थोड़ा। यूएसए के सेनेट में 100 मेंबर्स होते हैं और इंडियन राज्यसभा की तरह ही यहाँ पर एक मेंबर का टेन्योर होता है 6 साल और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। ये सेनेट पूरी तरह से कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यूएस सेनेट के जो 100 मेंबर्स हैं वो 50 स्टेट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि हर स्टेट में से 2 मेंबर्स चुनकर आते हैं, चाहे वो स्टेट छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब यहाँ पर एक और डिफरेंस है, इंडियन राज्यसभा में तो एमपीज और एमएलएज मिलकर मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, मगर यूएसए के सेनेट में जो इलेक्ट होकर आते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अब जैसे इंडिया में लोकसभा होती है वैसे यूएसए में होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इस हाउस में टोटल 435 मेंबर्स होते हैं और ये इंडियन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या सब डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो स्टेट बड़ा है वहां ज्यादा सीट है, जो स्टेट छोटा है वहां कम सीट्स हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर भी कैच है, यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्यकाल तो होता है 4 साल का, मगर ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये सिर्फ 2 साल के लिए ही इलेक्ट होकर आते हैं, यानी हर 2 साल में इनका इलेक्शन दोबारा होता है। यानी कि यूएसए के दोनों हाउसेस, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों को पब्लिक इलेक्ट करके भेज रही है। मगर अब यहाँ पर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, ना तो सेनेट का ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, इन दोनों का ही यूएस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में कोई रोल नहीं होता है। जैसे इंडिया में लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा में जिसकी ज्यादा सीटें आती हैं उनमें से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाता है, वैसा यहाँ पर नहीं है। इन दोनों इलेक्शंस के अलावा यूएसए में प्रेसिडेंट के लिए सेपरेट इलेक्शंस किए जाते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं। तो चलिए अब यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में समझते हैं।
यूएस प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 4 साल का और जिस साल में इलेक्शन शेड्यूल होते हैं जैसे कि 2024 में थे तो उस साल की फरवरी से हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेलेक्ट करना शुरू कर देती है। इसके लिए इंटरनल डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं और जून तक आते आते हर पार्टी अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सामने लाकर रख देती है। यूएसए में प्राइमरीली 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक थी रिपब्लिकन्स जिनके कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी थी डेमोक्रेट्स जिनके पहले तो थे जो बाइडेन जो अभी प्रेसिडेंट हैं, मगर जो बाइडेन की उम्र काफी ज्यादा हो गई है इसलिए कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको आगे किया गया। एक बार कैंडिडेट्स की जब नॉमिनेशंस हो जाते हैं तो यूएसए का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि वहां पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स एक साथ एक ही मंच पर आकर आपस में डिबेट्स करते हैं। एक मीडिएटर के द्वारा अलग अलग तरह की डिबेट्स करवाई जाती हैं कि कौन कैसा काम करेगा या किसने पास्ट में कैसा काम किया और एक दूसरे से तर्क वितर्क करके लोगों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बढ़िया है। अब आप जरा सोचिए, इंडिया में अगर बीजेपी और कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स को आमने सामने स्टेज पर खड़ा करके इलेक्शन का प्रचार करवाएं तो क्या होगा। अब यूएसए में इलेक्शंस के प्रचार प्रसार के बाद में इलेक्शंस होते हैं नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को, जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। इन इलेक्शंस में लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए अलग अलग काउंटीज, अलग अलग एरियाज बनाए गए हैं और हर एक एरिया का क्लस्टर अपनी तरफ से एक इलेक्टर को इलेक्ट करता है, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है हर एरिया से जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट करेगा। इस इलेक्टर का कोई रोल नहीं है, ना तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का है, ना सेनेट का है, ना किसी ऑफिशियल पोस्ट को ये होल्ड करता है। बस एक इलेक्टर है जो कुछ समय के लिए पब्लिक द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। ये इलेक्टर आगे जाकर प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करेगा। अब जनरली ऐसे इलेक्टर्स पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं और पहले से ही प्लेज कर चुके होते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने वाले हैं, इसलिए आप हमें वोट दो। तो पब्लिक इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को ही वोट कर रही होती है। वो अपने एरिया के इलेक्टर को ये समझ के इस भरोसे के साथ ही वोट देते हैं कि ये इलेक्टर आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप को या कमला हैरिस को वोट करेगा। ऐसे टोटल 538 इलेक्टर्स 538 एरिया क्लस्टर से इलेक्ट किए जाते हैं और 270 इलेक्टर्स जो पार्टी जीत जाती है वो मेजॉरिटी हासिल कर लेती है। अभी रिसेंटली नवंबर के फर्स्ट वीक में जो इलेक्शंस हुए थे यूएसए में वो इलेक्टर्स के इलेक्शन थे, यानी कि लोगों ने 538 इलेक्टर्स को इलेक्ट किया है। अब ये इलेक्टर्स पार्टी से एफिलिएटेड हैं और लगभग 300 इलेक्टर्स जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं और बाकी के 226 जो हैं वो कमला हैरिस की पार्टी से एफिलिएटेड हैं। इसीलिए रिजल्ट डी फैक्टो ये साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतने वाले हैं जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, यानी कि ये 538 लोग एक साथ बैठकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे अब आगे आने वाले मंथ में, यानी कि दिसंबर में। इंडिया में तो क्या होता है ना, जैसे ही जनरल इलेक्शंस खत्म होते हैं वैसे ही लोकसभा के कैंडिडेट्स सामने आ जाते हैं और उन कैंडिडेट्स का ग्रुप अपना लीडर इलेक्ट करता है और उसी समय गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना क्लेम कर देते हैं गवर्नर के पास में या प्रेसिडेंट के पास में लीडर्स। मगर यूएसए में ऐसा नहीं है। 5 नवंबर को इलेक्शंस हुए मगर ट्रांसफर ऑफ पावर कंप्लीट होगा जनवरी 20 में जाके, यानी जनवरी 20 तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने रहेंगे और यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की प्रोसेस अब जाकर चालू होगी अगले महीने। तो यूएसए के इलेक्शन का स्ट्रक्चर समझ गए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। अब यूएसए में ऑफिशियली लीगली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कितने भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स नॉमिनेट हो सकते हैं। मगर फैक्चुअली यूएसए में सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको लोग वोट किया करते हैं, एक है रिपब्लिकन्स और एक है डेमोक्रेट्स। आप ये चार्ट देखिए, इसके अंदर बहुत सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े हुए थे मगर बाकी को एक भी इलेक्टोरल वोट नहीं मिला है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की पार्टीज को ही सारे के सारे वोट्स गए हैं। इसलिए डी फैक्टो यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम को 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। अब अगर कोई पूछे तो उसे ढंग से एक्सप्लेन कर देना मेरी इज्जत रखने के लिए। अब जैसे इंडिया में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है बीजेपी और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे ही यूएसए की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। कमला हैरिस की जो डेमोक्रेट्स हैं वो थोड़ी कंजर्वेटिव पार्टीज हैं, थोड़े ट्रेडिशनल हैं, थोड़े लिबरल हैं, गरीबों की तरफ थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, गरीबों को फ्री में चीज़ दी जाए, रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया जाए। वो ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी की तरफ बिलीव करते हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में रोल होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है वो फेवर करती है बिजनेसमैन का,
इन्वेस्टर्स का, वो कम टैक्स लगाने में बिलीव करती हैं। वो ये बिलीव नहीं करती कि रेफ्यूजीज़ को शेल्टर दिया जाना चाहिए। वो गरीबों को ज़्यादा चीज़ें फ्री में नहीं बांटती हैं। वो थोड़े से रूढ़िवादी हैं, ट्रेडिशनल हैं, पुराने रीति रिवाजों में बिलीव करते हैं, इसलिए LGBT को थोड़ा सा कम सपोर्ट करते हैं। उनकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब नेशंस बाद में आते हैं। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के साथ में बीजेपी और कांग्रेस किसको आप रिलेट कर सकते हैं, कौन सी पार्टी किसकी तरह है, मुझे कमेंट्स में फटाफट बताइए। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की। प्रेजेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेट से हैं, और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि डेमोक्रेट से हैं। इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अब इनिशियली इनके अगेंस्ट डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन को ही खड़ा किया था, जो कि प्रेसिडेंट हैं करंटली। मगर जब इनकी डिबेट्स हुई तो जो बाइडेन उतना इफेक्टिवली डिबेट नहीं कर पाए, मे बी ड्यू टू हिज ओल्ड एज, और उनके स्पीचेस भी अब कमजोर होने लगे हैं। इसलिए जो बाइडेन बैक फुट पर आ गए और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ट्रंप के मुकाबले में खड़ी हुई। कमला हैरिस एक अटर्नी है। इनकी मदर चेन्नई में रहती थी। चेन्नई से PhD करने के लिए यूएसए गई, वहां पर जाकर बस गई, शादी कर ली, कमला हैरिस का जन्म हुआ और वो एक यूएस सिटीजन बन गई और यूएस अटर्नी बन गई। फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ गई और अभी वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, एक टीवी शो भी होस्ट किया करते थे। 2016 से पहले उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं था। 2016 में डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े हुए और जीत गए। 2016 से 20 तक वो प्रेसिडेंट रहे, जिसके बाद में जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए रहे हैं। इन पर मल्टीपल सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स इवेजन के, कई सारे सिविल कोर्ट केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। कई बार जेल जाने की नौबत आई है, मगर अभी तक ये जेल नहीं गए हैं, ना ही कोई चार्जेस इन पर प्रूव हो चुके हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में इलेक्शन जीत कर आए थे तो इनके मैनिफेस्टो का एक मेन पॉइंट था यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक परमानेंट वॉल बनाना और जो ओपन बॉर्डर है उसको क्लोज करना, रेफ्यूजीज को अंदर आने से रोकना, जो कि उन्होंने करना स्टार्ट भी किया। धीरे धीरे वॉल बनाना स्टार्ट की, मगर जब जो बाइडेन की सरकार आई तो इस वॉल के प्रोजेक्ट को आधा अधूरा बीच में ही छोड़ दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक ज्यादा लिबरल सरकार नहीं है। वो अपने नेशन को, अपने सिटीजन्स को पहले रखती है। वो ऐसा बिलीव नहीं करती कि दुनिया भर के गरीबों के अंदर पैसा बांटा जाए। वो हर एक की हेल्प करने में बिलीव नहीं करती। जब तक अमेरिका सिक्योर नहीं है तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। और अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर। व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? हाउ विल इट बेनिफिट इंडिया? डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के साथ रिलेशन कैसा है? अब ऑल्दो यूएसए इंडिया के रिलेशन अभी जो बाइडेन की सरकार में भी काफी अच्छे थे, कमला हैरिस भी काफी अच्छे से इंडिया के साथ में रिलेशन बना के रखती थी, मगर जो बात 2016 के डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के रिलेशंस में थी वो बात अभी नहीं थी। जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था पहले तो वो इंडिया को चाइना का कॉम्पिटिटर देखते थे और एज ए सब्स्टिट्यूट मानते थे। वो चाहते थे कि इंडिया स्ट्रेंथन हो और चाइना से मुकाबला करने में यूएसए की हेल्प करे। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में भी ट्रंप एंटी पाकिस्तान थे और प्रो इंडिया थे। 2016 और 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया ने की थी पाकिस्तान पर, उसमें भी इंडिया की साइड ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने और ये कहा था कि आपका इंटरनल मैटर है, इसमें वर्ल्ड को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 2019 में उन्होंने यूएस में एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम था हाउडी मोदी इवेंट। इससे मोदी काफी पॉपुलर हो गए थे यूएसए में। और ऐसा ही सिमिलर इवेंट रेसिप्रोकेशन में मोदी जी ने ऑर्गेनाइज किया था अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप की वेलकम करने के लिए 2020 में। डोनाल्ड ट्रंप ने ही इंडिया को क्वाड ग्रुप में इंक्लूड किया। क्वाड ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का, जो बेसिकली चाइना के एक्सपांशन एटीट्यूड के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। मोदी जी और ट्रंप के बीच में पहले से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसको देखकर ये क्लियरली समझा जा सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ में जो हमारे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इंडिया की जरूर मदद करेगी। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया का रोल एज अ मीडिएटर या फिर एज अ लीडर बढ़ेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। सो देयरफॉर आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे क्या होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद में। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं और इंडिया के साथ में उनकी बॉन्डिंग आगे कैसे रहती है। आगे की अपडेट्स मैं आप तक जरूर लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आप या आपका कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी मास्टर क्लास मिस मत कीजिए। पिन कमेंट में लिंक मैंने दिया है, जरूर अटेंड कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। यूएसए की हिस्ट्री से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।